धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आज दो चीज़ें बड़ी अजीब हैं। एक ये कि यूपी वाले जुगाड़ ने, क्या कहें, कोई नाम तो समझ नहीं आता, और सांत्वना नहीं पेश की। एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, डेरा सत्संगी की, और उसके बावजूद यूपी वाले ने आज जो अपना गप चर्चा करी है उसमें कोई सांत्वना पेश नहीं की। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए क्या कितना बेशरम व्यक्ति है ये। तो खैर, एक तो ये है। इसके अलावा आज जो ये वीडियो आया लाइव, उसमें डिस्कशन में, और उस वीडियो को मैंने बड़ा गौर से सुना। अभी मेरी स्क्रीन पे है ये वीडियो, और सुन रहा था मैं, काफ़ी हद तक सुना है इसे। और सुनने के बाद क्या है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस फील्ड से या मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं तो आप अपना सिर फोड़ लेंगे। वो भी ऐसा अजीबोगरीब ज्ञान। हाँ, जूता वाले बाबा कहेंगे, जूता वाले तो नहीं है, जूते वाले काम है इसके, जूते वाला बाबा कह सकते हैं, जूतों वाला बाबा वो ठीक है, जोड़े वाला बाबा ठीक है, जोड़े वाला। हाँ, पंजाबी में जोड़े कहते हैं जूतों को, जोड़े वाला बाबा। तो फ़िलहाल जो जोड़े वाले बाबा की आज वीडियो आई है, और इसको गौर से देखने के बाद बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन है, और अजीबोगरीब चीज़ें आपको एक साइंस में कह सकते हो जो सुनने को मिली है। हालांकि कुछ चीज़ें इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति का, इस बहरूपिये को लाने का उद्देश्य है हजूर पिताजी की सारी सोच को गलत सिद्ध करना, झूठ बनाना है। ये बोल बोल के कि मैं झूठ नहीं बोलता, और हर एक बात ये झूठ बोलता है, और इस तरह से जानबूझ के बनाना है। तो इसलिए हमारा थोड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो चीज़ें ये गलत बोल रहा है उसको हम सही बता दें भी। ये सही हजूर पिताजी के स्टेज पे आखिर हजूर पिताजी किस तरह से इन चीज़ों में डील करते थे और ये क्या करने जा रहा है। पहली चीज़ ये कि ये आज का जो ये प्रचार था, इसमें डीएनए को लेके काफ़ी चीज़ें आपको सुनने को मिली होंगी। और इसके अलावा डीएनए को था मेडिकल साइंस को लेके वगैरह वगैरह, और हार्ट को लेके। तो आपको बताते हैं कि डीएनए क्या, कि अभी सीधे साधे लोग हैं, आम लोग हैं, गांव के स्तर के, उनको तो यही नहीं पता होगा डीएनए भला क्या होती है। अभी क्या है, ये अजीबोगरीब सुपर स्पेशलिस्ट इन ऑल ब्रांचेस टाइप जो जोड़े वाले बाबा जी आए हैं, तो इनका पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं डीएनए होता क्या है। आप एक बिल्डिंग देखते हैं, कोई भी इमारत बनी है, बिल्डिंग, किसी भी घर को देखिए, मकान, कच्चा पक्का, सड़क, कोई भी चीज़ ऐसी बनी हो, तो अगर इसका सबसे बारीक कण होगा, मान लो सीमेंट का दाना है, एक सीमेंट का बारीक कण है, या पत्थर को पीस लें, चूरा बन जाएगा, चूरे का एक बारीक कण, और ऐसे ऐसे कण जुड़ते जाएंगे तो सीमेंट बन जाएगा, या पत्थर बन जाएगा, बजरी बन जाएगी, सरिया बन जाएगा। ऐसे सबसे बारीक कण है जो चीज़, उससे जुड़ते 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 ईंट बनेगी, ईंट से बिल्डिंग बनेगी, पिलर बनेंगे, सब कुछ है। इसी तरह जो शरीर है, इंसान का शरीर है, इसका जो सबसे बारीक कण होता है, उस कण को डीएनए कहा जाता है। हालांकि डीएनए से भी छोटी चीज़ें होती है, डीएनए भी कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है, लेकिन फिर भी एक सरल भाषा में समझिए भी शरीर का सबसे बारीक कण जिससे शरीर बनता है उसे डीएनए कहते हैं। और डीएनए अपने आप में एक यूनिक होता है। यूनिक का मतलब है भी, जैसे हर व्यक्ति के उंगली के निशान अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति की आँख का जो पर्दा है वो अलग अलग होता है, इसी तरह हर व्यक्ति का डीएनए भी अलग अलग होता है। वो मतलब आपस में मेल नहीं खाता, ये यूनिक होता है, ये डीएनए होता है। अभी डीएनए खराब होना, डीएनए रिपेयर होना, ये सब क्या भला है। डीएनए को आप अगर टेक्निकल भाषा में समझें, एक बांस की सीढ़ी है, सीढ़ी देखी होगी आपने, बांस होते हैं, दो तरफ बांस होंगे, बीच में ऐसे ऐसे सीढ़ी बनी होती है। तो डीएनए कुछ ऐसा होता है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, बड़े माइक्रोस्कोप बड़ा करके देखेंगे तो कुछ ऐसा डीएनए होता है
बांस की सीढ़ी हो, बीच में ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं वो, जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं, वो भी बांस होता है। उसको दो कोनों से पकड़ो, एक पहला एक आखिरी कोने से पकड़ के ऐसे मोड़ दो, एक इस तरफ एक इस तरफ उल्टा। ऐसे मोड़ के जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे डीएनए कहते हैं सरल भाषा में। अब क्या है कि जो ये जोड़ बने हुए हैं बीच में, दो डंडों के बीच में जैसे जोड़ है, ऐसे जो जोड़ बने होते हैं ये जोड़ हर व्यक्ति के अलग होते हैं, मतलब बिल्कुल यूनिक होते हैं। इस जोड़ के किसी एक चीज़ में डिफेक्ट आ जाए, किसी एक पॉइंट पे डिफेक्ट क्या है भी, जो जोड़ ऐसा होना था वो किसी और तरह से हो जाए जोड़, वही अब मान लो पूरे बारीकी से उसका इतना सा अंग चीज़ बदल गया, तो उससे क्या होगा, जब वो कण जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते 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 जब शरीर बनेगा तो वो छोटा सा डिफेक्ट बड़ा होके पूरे शरीर पे एक बड़ा डिफेक्ट बन के आएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे जन्मजात बीमारियां होती हैं, मान लो माँ बाप में बीमारियां और वो इसमें भी आ गई, क्या कहते हैं, इन अगली पीढ़ी में भी आ जाए, या फिर कोई बीमारियां ऐसे होती है जो डिफेक्ट माँ बाप में नहीं होता लेकिन बनते टाइम शरीर में डिफेक्ट आ गया, तो उसे हम कह देते हैं बीमारी, ऐसी बीमारी जो उस जोड़, जो गलत जोड़ लगा हुआ है डीएनए में, उसकी वजह से जो डिफेक्ट आया, उसकी वजह से मान लो 30 साल 40 साल के बाद आपको किसी को शुगर हो जाती है, किसी को बीपी हो जाता है, अलग अलग डिफेक्ट है, किसी को कैंसर बन जाता है, किसी को कुछ, बहुत तरह के ऐसे डिफेक्ट हैं जो इस तरह से बीमारी बनते हैं एक निश्चित उम्र के बाद। ये कॉन्सेप्ट है डीएनए के ख़राब होने का। अब क्या ये रिपेयर हो सकता है? अब ये जो जोड़े वाले बाबा जी बोलते हैं भी रात को जब आप सोते हो तो डीएनए रिपेयर होता है, या डीएनए जो होता है वो रिपेयर करता है, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। डीएनए रिपेयर नहीं होता है ऐसे, और डीएनए ना ही रिपेयर करता है। रिपेयर क्या होता है बॉडी में रिपेयर होता है कि आपकी मसल ब्रेकडाउन है, आपका सेल्स ब्रेकडाउन है, उस सेल्स वो रीजनरेट होते हैं, बॉडी रेस्ट मांगती है, वो उसे रिपेयर कहते हैं, ना कि डीएनए रिपेयर होता है। और सेकंड क्या है कि पिताजी डीएनए को लेके कैसे बात करते थे। एक्चुअल में एक साइंटिस्ट आया था, ये बोलता है अभी यूपी के अंदर अमेरिका के अंदर लॉस एंजल्स में एक साइंटिस्ट था और वो गायब हो गया, या उसको पैसे देके उसकी रिसर्च बंद करवा दी गई। ऐसा नहीं था। असल में क्या है कि जो डीएनए का डिफेक्ट है, ये मेडिकल जेनेटिक्स कह देते हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये एक ब्रांच होती है और इंडिया के अंदर इस ब्रांच के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है भी डीएनए के, इसे डीएनए का सुपर स्पेशलिस्ट आप समझ सकते हैं, मेडिकल जेनेटिक्स के सुपर स्पेशलिस्ट या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जिसे कह देते हैं भी। ऐसे डॉक्टर्स डेरे में भी आते थे, एम्स के भी और अलग अलग इंस्टीट्यूशन से भी। एम्स की एक रिनॉर्ड मेडिकल इसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की साइंटिस्ट है लेडी, वो भी डेरे में बहुत लंबे समय तक आती रही है और मैं पर्सनली भी उन्हें जानता हूँ, और बहुत अच्छे मतलब सेवा करती थी वो यहाँ पे मरीजों की। अब अभी भी बहुत नामची साइंटिस्ट है वो एम्स में। अभी क्या है कि जो रिसर्च पिताजी के पास आई थी बात, वो कुछ इस तरह से थी कि पिताजी को बताया गया भी ऐसा कोई साइंटिस्ट है जो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है कि जो डीएनए में जीन डिफेक्ट कह देते हैं भी, जीन का जो डिफेक्ट है या डीएनए में जो डिफेक्ट आ गया, मान लो आपको शुगर है या आपके लीवर में कोई खराबी आ गई किसी व्यक्ति के, उस लीवर में उसके जीन का डिफेक्ट है, जो परमानेंट डिफेक्ट किसी के उसमें आया है, या फिर कम उम्र के अंदर किडनी खराब हो गई, इस तरह से कि परमानेंट जो डिफेक्ट आ जाता है, उसमें क्या है कि जो डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में जो डिफेक्ट आया है, उस डिफेक्ट को ठीक किया जा सके जिससे बॉडी दोबारा नॉर्मलाइज हो जाए। और इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे साइंटिस्ट। ये रिसर्च पिताजी के सामने किसी ने रखी भी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें ये रिसर्च जब चल रही थी तो इसमें स्टेम सेल्स का जिक्र आता था। अभी स्टेम सेल होते हैं जो, जैसे आजकल आपने देखा होगा, पैदा होने के बाद बच्चे का नाड़वा जो होता है, अम्बिलिकल कोड कहते हैं इंग्लिश में, प्लेसेंटा कह सकते हैं आप, तो बच्चे का जो नाड़वा जिससे बच्चा माँ से जुड़ा होता है, उस नाड़वे को स्पेशल प्रोटेक्ट किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। जो थोड़े पैसे वाले लोग हैं उनको पता होगा, ये मतलब अम्बिलिकल कोड, प्लेसेंटा, बैंक होते हैं ऐसे, इसको बचा के रखा जाता है और ये बड़े फ्रीजर में रखी जाती हैं ताकि फ्यूचर में कभी ऐसी रिसर्च मुकम्मल हो जाए तो उस स्टेम सेल्स जो होते हैं उस नाड़वे में, उससे
मान लो बच्चा बड़ा होकर उसकी किडनी खराब हो जाए तो उसका जो नड़वा बचा के रखा गया है, उस नड़वे से उस बच्चे की किडनी या उसकी माँ की किडनी दोबारा डेवलप की जा सकती है। ये रिसर्च चल रही है। तो इस रिसर्च को लेके पिताजी के सामने कोई डिस्कशन में आया था, तब पिताजी ने स्टेम सेल्स के बारे में बोला था। पिताजी ने कभी नहीं बोला भी ये डीएनए पुरातन काल में, ये पुरातन काल में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो थे ही नहीं पुरातन काल में, ये कहाँ से निकाल के लाया 12,000 साल पहले। भी ये भी पता था भी डीएनए ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कुछ पता ही नहीं था एक्चुअली। उस टाइम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कोई आता नहीं। अब ये पता नहीं इसने खुद ने 12,000 साल पहले कोई ग्रंथ लिख के आया था, दोबारा मर के जिंदा हुआ है, या मालूम नहीं भी कौन सा ग्रंथ लिख के ये आया था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये बकवास है जो ये बोल रहा है। तो प्रैक्टिकली ये बहुत एडवांस्ड साइंस है। हाँ, धर्म से क्या कनेक्शन है? धर्म इसमें क्या है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो डीएनए अपने आप रिपेयर नहीं करता है, लेकिन कुछ जगह पे जैसे जिन लोगों का मेडिटेशन से कैंसर ठीक हुआ, तो उसमें एक रिसर्च आई। हमारे पास हमारे नॉलेज में एक डॉक्टर हैं जिन्होंने बाकायदा मेडिटेशन के ऊपर अपनी थीसिस लिखी है। मतलब एमडी, जब कोई डॉक्टर एमडी करता है तो वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर थीसिस लिखता है। थीसिस मतलब एक किताब लिखता है, और उसमें उस पॉइंट के ऊपर सारी रिसर्च की जाती है। तो ऐसे एक एमडी डॉक्टर हैं, उन्होंने मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च की और उसके ऊपर एक किताब लिखी अपनी एमडी की थीसिस में कि मेडिटेशन का एक आम बीमारियों पे क्या असर पड़ता है। और उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो मेडिटेशन एक इमोशंस के साथ जब आप मेडिटेशंस करते हैं तो ब्रेन आपकी बॉडी को रिपेयर करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, और एक स्पेशल तरह के प्रोटीन्स हैं जो ब्रेन जनरेट करता है, और वो प्रोटीन्स बॉडी में कैंसर तक को फाइट कर सकते हैं। मतलब क्या इतनी विल स्ट्रेंथ जो है रिपेयर होने की उससे वो बॉडी में जनरेट होती है। और ये एक साइंस भी मानती है इस चीज़ को कि एक स्पेशल तरह के प्रोटीन आप कह सकते हैं, इंटरल्यूकिन्स कह सकते हैं साइंटिफिक भाषा में, अलग अलग तरह के, तो वो जनरेट होते हैं जो कैंसर सेल्स को भी बीट कर सकते हैं। तो ये एक मेडिकल रिसर्च बेस्ड है, और इसी चीज़ को मेडिटेशन को साइंटिफिक रिसर्च के जरिए पिताजी एस्टैब्लिश करना चाहते थे, और भी इस चीज़ को आप रिसर्च में लेकर आओ। इसका मतलब ये नहीं था अभी आपका डीएनए रिपेयर करता है, डीएनए ब्रेन है। एक्चुअली इसको सिखा तो दिया डीएनए रिपेयर, डीएनए करके, इसको ये नहीं बताया गया भाई डीएनए होता क्या है, और तभी इसको लॉजिक नहीं समझ में आता भी ये डीएनए वर्ड इस्तेमाल कहाँ करना है। सेकंड क्या है, सेकंड इसने एक वर्ड इस्तेमाल किया जी। मेरे पास एक डॉक्टर आया था पढ़ के खड़ा हुआ, हार्ट स्पेशलिस्ट, और उसको मैंने बताया था, अभी उसने पूछा कि हार्ट ब्लड पंप कैसे करता है, सीधा करता है या लाइक ए बुलेट करता है। एक्चुअली ये बेवकूफ़ है, इसको पता नहीं है, इसको रटा दी गई चीज़ें। पिताजी ने किस्सा हालांकि स्टेज पे सुनाया हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं उन डॉक्टर्स के बीच में भी रहा हूँ, जिस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ डॉक्टर को भी पर्सनली जानता हूँ। तो ये डॉक्टर का नाम था पार्थो सेन गुप्ता, जो डॉक्टर आए थे। आप इंटरनेट पे कभी सर्च करेंगे शायद मिल जाए। पार्थो सेन गुप्ता एक डॉक्टर थे। मैं देखता हूँ अगर मैं इंटरनेट पे, मैंने रिसर्च तो नहीं किया। हाँ, आप पार्थो पी सेन गुप्ता आप रिसर्च करेंगे तो PARTHO P, उसके बाद स्पेस देंगे, पी के बाद डॉट, फिर सेन गुप्ता SENGUPTA, साथ में लिखिएगा कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये पार्थो पी सेन गुप्ता एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपको इंडो अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से इनका मिलेगा, और बहुत माने हुए कार्डियोलॉजिस्ट में से एक है। ये टेक्निकली इको कार्डियोग्राफी का एक्सपर्ट है। मतलब ये डेरा में आपने देखा होगा, पुराने आप फोटोज़ देखेंगे तो मैं आपको इनका फ़ोटोज़ भी भेजूंगा, फ़ोटो भी हम डाल देंगे। ये इको कार्डियोग्राफी एक्सपर्ट है, मतलब जो हार्ट में इको कराते हैं ऊपर मशीन रख के अल्ट्रासाउंड की तरह, तो उसमें ये एक्सपर्ट थे। अभी क्या है, साइंस में एक प्रिंसिपल चलता है, प्रिंसिपल का नाम मेरे याद नहीं है, माइंड से स्किप कर गया है, कि एक प्रिंसिपल चलता है भी हार्ट ब्लड पंप कितनी पावर के साथ करता है और कैसे करता है। उस प्रिंसिपल की स्टडी में एक चीज़ सामने आई कि अगर 7 फुट से ज़्यादा लंबा आदमी हो, 7 फुट से,
ज़्यादा लंबा आदमी हो तो हार्ट की कैपेसिटी एक टाइम के बाद कम हो जाएगी उस पूरे शरीर को ब्लड पंप करने के लिए, उस एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल के जरिए। ये एक रिसर्च चलती थी और इसको लेके ये रिसर्च करते थे भी ऐसे भी लोग पाए गए जो मतलब 7 फीट से बड़े हैं लेकिन वो लंबी उम्र जीते हैं। तो एक मिनट, तो लंबी उम्र जीते हैं ऐसे 7 फीट से ज़्यादा हाइट का व्यक्ति ऐसे भी पाए गए। तो इसका मतलब उस प्रिंसिपल से ये इस चीज़ को डिफाइन करना मुश्किल था एग्जैक्टली कि 7 फीट से ज़्यादा बड़ी हाइट का व्यक्ति इस प्रिंसिपल के साथ से हार्ट उसका ब्लड पंप नहीं कर सकता। इट मीन्स उस प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं डिफेक्ट था। और इस चीज़ को लेके वो पिताजी के सामने उन्होंने सवाल रखा तो पिताजी ने ये जिक्र किया भी देखो हमें तो इतना ज्ञान नहीं है मेडिकल का, लेकिन क्योंकि परम पिताजी ने वचन किए भी हर सवाल का जवाब देंगे, तो हमारे ख्याल से जब आप देसी भाषा में दुनाली राइफल होती है, राइफल में दुनाली कहते हैं, दुनाली आमतौर पे गाँव में लोग रखते हैं। उसका एक राउंड आता है बड़ा मोटा सा, उसमें छर्रे होते हैं। तो क्या कि दुनाली से जब आप फायर करते हैं, पिताजी ने इसी तरह ही समझाया था, दुनाली से जब आप गोली निकलती है तो वो गोली सीधी नहीं निकलती, वो ऐसे स्पाइरल मोशन में घूमती हुई निकलती है। मतलब हम पीछे से जाएं तो ऐसे करके ऐसे नज़दीक इस तरह से निकलती है, तो उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा होती है शायद। तो पिताजी ने ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा भी शायद ब्लड भी कुछ इस तरह से निकलता हो। पिताजी ने एस्टैब्लिश नहीं किया था जिस तरह से निकलती है बंदूक से गोली निकलती है वो घूमती है भी राइफल की गोली, और ये चीज़ हम कह सकते हैं। इसके बाद पिताजी ने समझाया, उसके बाद बार्थोसेन गुप्ता ने इस पे रिसर्च किया इसी पॉइंट को लेके, और रिसर्च करके क्या है भी हार्ट की जो नाड़ी होती है एओर्टा कहते हैं, AORTA, एओर्टा सबसे बड़ी नाड़ी जो होती है उस पर इकोकार्डियोग्राफी से रिसर्च किया भी मार्कर्स लगा के, जैसे भी हम रेडियोग्राफिक मार्कर्स होते हैं जो भी ब्लड जो है वास्तव में कुछ हद तक स्पाइरल मूव कर रहा है। जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो सीधा ना करके कुछ ऐसे घुमा के कर रहा है। और ये प्रिंसिपल काफ़ी मतलब उनको इस प्रिंसिपल से काफ़ी हेल्प हुई और वो इस चीज़ को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुए कि ब्लड स्पाइरल में पॉसिबल है भी स्पाइरल मोशन में ब्लड हार्ट पंप करता है, और यही वजह है कि 7 फीट से बड़ा आदमी भी बड़ी उम्र जी सकता है। ये एक वजह थी जो उसने सारी स्टोरी थी, क्योंकि अब इसको साइंस की नॉलेज नहीं है और इसको घंटा कुछ पता नहीं है, रटा के तो भेज दिया किसी डॉक्टर ने इसे, पर इसको याद रहता नहीं है। या फिर कहो भी डॉक्टर ने क्या, इसको वानीप्रीत ने जितना उसके समझ आता था उतना उसने इसको समझा दिया, जबकि पिताजी ने ये बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। तो ये 2 चीज़ें मैंने इसमें देखी जो इम्पॉर्टेंट थी, और DNA के मैकेनिज़्म को लेके जो ये बकवास कर रहा है, और एक हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट की रिसर्च को लेके बकवास कर रहा है। जबकि प्रैक्टिकली क्योंकि मैं उस स्टडी में जब ये डॉक्टर्स आते थे तो तब मेरी ड्यूटी उनके साथ रहती थी और ये अच्छी खासी डिस्कशन, और उनकी रिसर्च में भी मैं जूनियर रिसर्च फेलो के तौर पे काम कर चुका हूँ। जो आपको ध्यान हो, एक ट्रू हैप्पी प्रोजेक्ट चलता था, MSG हार्ट स्टडी चलती थी, तो ये सब एक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की रिसर्चेज होती थी, उसमें ये सारे इको होना वगैरह सब चलता था पहले, और इस सब में मैं जूनियर रिसर्च फेलो था उन्हीं की टीम में। तो मुझे तो ये सारी चीज़ें पता है, और क्या पिताजी के सामने ये सारी बातें होती थी वो भी मुझे पता है। तो इसलिए मैं आपको एक कह सकता हूँ भी जो ये बोल रहा है ये बकवास है। तो खैर ये 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा था। एक नाम शब्द अलग अलग धर्मों में जो शब्द हैं उनका अभ्यास करते करते अगर आप सो जाते, एक ये बोल रहा है, इसको गौर से सुनिएगा। तो यकीन मानो वो जो 4 गुना वो 8 गुना भी हो सकता है। इसने कहा भी हैप्पी मोड के अंदर अगर आप सोते हैं तो मतलब आप खुश होकर सोएं, हैप्पी मोड में सोएं, तो आपका बॉडी नॉर्मल से 4 गुना ज़्यादा जल्दी रिपेयर करता है। एक्चुअली बॉडी रिपेयर है क्या, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन है। आप इसको कहें जैसे रस्सी बनती है ना, रस्सी में क्या एक एक धागा होता है,
अब इस धागे को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको मरोड़ लें, एक मोटी रस्सी बन जाती है। ऐसे हमारे शरीर के मसल्स हैं, ये क्या है कि एक रस्सी की तरह है। एक रस्सी ले लें, बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं उसमें, वो इस तरह के मसल हैं। जब हम नॉर्मल रूटीन में बॉडी वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, वर्कआउट जो लोग करते हैं उनको पता है कि किसी स्पेशल तरह की एक्सरसाइज करें, उस मसल में पेन हो रहा है, किसी मसल का किसी ज़्यादा चल लिए अब आपकी टांगों में दर्द होने लगा, ज़्यादा देर बैठे रहे तो कमर अकड़ गई। ये सब क्या है एक्चुअल में? ये रस्सियाँ हैं और ये रस्सियाँ उलझ गई, और जब आप लगातार एक पोजीशन में बैठेंगे तो ये अकड़ गई ये स्ट्रक्चर, और जैसे आप उठे ये खिंचने लगी और ये दर्द महसूस करने लगे। और वो दर्द जो टीयर है, वियर एंड टीयर बॉडी का है, ये रेस्ट के टाइम पर रिपेयर करती है बॉडी। साइंस तो ये तक कहती है, और पिताजी के सामने भी, पिताजी ने भी ये बात जिक्र की थी सत्संग में, कि अगर 15 मिनट की साउंड स्लीप हो, सिर्फ 15 मिनट की भी, 15 मिनट भी अगर बिल्कुल गहरी नींद में कोई व्यक्ति सो जाए तसल्ली से, तो जितनी रिपेयर बॉडी 6 घंटे में करती है वो 15 मिनट में भी कर सकती है, बस वो स्ट्रेस फ्री हो। अब आप जब आपके ब्रेन में स्ट्रेस है तो आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे करेंगे? वो स्ट्रेस बाहर नहीं निकलेगा। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोने जा रहे हो तो मैं हैप्पी मोड मेरे को होना है तो मैं सोऊंगा तो मेरी बॉडी 4 गुना रिपेयर करेगी, ऐसा नहीं होता है। ये क्या आपकी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, एक रेगुलर वर्कआउट हो, और उसके बाद आप एक इस स्ट्रेस में नहीं है तो आपकी नींद गहरी हो, जिससे बॉडी जल्दी रिपेयर करे। प्रैक्टिकली पिताजी के ही बताए हुए नुस्खे हैं, पिताजी के बताए हुए ही सत्संगों में हैं। अब ये क्या है कि इसको नॉलेज नहीं है जोड़े वाले बाबा जी को, और इस चक्कर में ये अनाप शनाप जो भी है वो बोले जा रहा है। और ऊपर से बोलता है कि जो डॉक्टर इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं डीएनए को लेके, उसको उसकी डेरा मदद करेगा। इसको ये तक तो पता नहीं है भी ऐसे एक्सपर्ट्स होते कौन हैं और कैसे हैं। अगर आप इंडिया में रिसर्च करेंगे तो करीब करीब 50 से ज़्यादा ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मेडिकल जेनेटिक्स के सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जो इन रिसर्च पे काम करते हैं। और ऐसा नहीं है भी इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी लैब्स, डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। जो ये बोलता है भी ऐसी रिसर्च को दबा दिया जाता है, ये रिसर्च कुछ दवाइयों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती है, दवाई की मार्केट ख़राब नहीं करेगी। ये रिसर्च एक परमानेंट डिफेक्ट जो ऑर्गन्स में आता है, उस डिफेक्ट्स को रिकवर करने के लिए होती है। और ये रिसर्च अभी किसी भी साइंटिस्ट ने कंप्लीट की ही नहीं है। तो आप समझ लीजिएगा उसे कि क्या ये चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो खैर, शुरुआत में हमने आपको एक और बात बताई हुई, जैसे कल परसों आपको जानकारी मिली कि हत्या हुई है प्रदीप सिंह नामक डेरा सत्संगी की। और इस हत्या के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। वो कैसे समझ आनी चाहिए कि डेरा की मैनेजमेंट ने, जो भी वहाँ पे जो थे, उन्होंने 14-15 लोगों के लिए हाँ, डॉक्टर जगत नरूला आए थे। नरदीप सिंह जी लिख रहे हैं एक साइंटिस्ट, तो डॉक्टर जगत नरूला थे जो साइंटिस्ट आए थे जी। तो एक डेरा के जो 45 मेंबर थे, उन्होंने डिमांड क्या रखी, लगभग 13-14 लोगों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है कि मीडिया के अनुसार एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जिसके शूटर्स ने प्रदीप सिंह की हत्या की है। और ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। और मीडिया में जो पुलिस ने रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार एक ही दिन पहले इनको हथियार अवेलेबल कराए गए थे, और उसके बाद वो भी लोकल वहीं के पंजाब के किसी व्यक्ति ने अवेलेबल करवाए थे, और जिसकी वजह से ये मौत हुई। इत्तेफाक ये है कि मुक्तसर पुलिस ही है, क्योंकि मुक्तसर के आसपास ही शायद ये जगह लगती है, मेरे को बाकी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो मुक्तसर टू क्या कोट का पूरा था ना, कोट का पूरा डिस्टेंस तो करीब 30 किलोमीटर की रेंज में मुक्तसर पड़ता है इस कोट कपूरा के। तो इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ बताते हैं कि मेरे पास एक कॉल आया पुलिस की तरफ से, मुक्तसर पुलिस की तरफ से। हरचरण सिंह ने वहाँ पे एक कंप्लेंट दी है हमारे खिलाफ बहुत पहले, और बीच बीच में उनको दौरे पड़ते रहते हैं। तो क्या है कि कॉल आया जिसने अपने आप को मुक्तसर पुलिस का ऑफिसर बताया, और उसने मुझे फ़ोन करके बोला, हालांकि वो कंप्लेंट 4 लोगों के खिलाफ है जिसमें मेरा भी एक नाम है। तो मुक्तसर पुलिस ने हमें फ़ोन करके बोला, मुझे ख़ास तौर पे, भी 10 तारीख को सुबह आपको मुक्तसर पेश होना है। तो अमूमन ये फ़ोन जब भी आता है तो लगभग 4 लोगों को आता है एक साथ, भी जिन 4 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट है। तो मेरे पास लगभग लास्ट में आता है, क्योंकि पहले नाम किसी और का लिखा हुआ है उसमें।
तो मेरे पास लास्ट में ऑलमोस्ट कॉल आता है, लेकिन उस दिन कॉल सिर्फ मुझे ही आया, बाकी 3 लोगों को कॉल नहीं आया। और मुक्तसर पुलिस क्यों चाहती थी कि मैं सुबह कोटकपूरा की एरिया में पहुंचूं? 7-8 तारीख को ये कॉल मेरे पास आया कि क्यों पुलिस चाहती थी, और सिर्फ मुझे ही कॉल क्यों आया, बाकी 3 को नहीं आया। और 10 तारीख की सुबह ही ये वारदात हुई। तो हो सकता है इत्तेफाक हो, या हरचरण सिंह ये फ़ोन क्यों करवाता है पुलिस से बार बार। तो हो सकता है हरचरण सिंह 7 या 8 तारीख को ही जानता हो कि 10 तारीख को ये हादसा होने वाला है। तो खैर ये एक वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू है, हालांकि इतना क्रेडिबल नहीं हो सकता, लेकिन एक इत्तेफाक है या नहीं है आप सोचिए। तो खैर 45 मेंबरों ने सिक्योरिटी मांगी, कितने लोगों के लिए? 14 लोगों के लिए लगभग। और उसके अलावा पुलिस प्रोटेक्शन जो डेरे हैं पंजाब में, उसमें पुलिस सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है। ऑलरेडी जिनके पास सिक्योरिटी, उनके पास ज़्यादा सिक्योरिटी कर दी गई है। ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इस सब के बाद आपके मन में एक सवाल उठे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो दिल्ली साइड में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो क्या हजूर पिताजी, जिनको ये जोड़े वाला बाबा जिसको ये हजूर पिताजी समझ रहे हैं, तो इसने सिक्योरिटी नहीं मांगी? भाई इसको भी तो दे दो सिक्योरिटी। कायदे से तो तुम्हारे हिसाब से FIR में इनका नाम भी है और इनको भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो इनके लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं मांग ली 45 मेंबरों ने? पिताजी के पास, अगर इनके जो पिताजी बने हुए हैं हनीप्रीत के जो भी बने हुआ है ये यूपी वाले, अब एक तो है नहीं, अब कितने कहें, किस किस को क्या क्या नाम दें। तो खैर जो भी कैमरे पे दिख जाए उसे ही मान लो भी जो है। और इसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? क्या बताया गया भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी कितनी है इसके पास, और अब कितने पुलिस वाले बढ़ा दिए गए हैं? भी जो गैंग एक्यूज को मारने के लिए निकला है, जितने भी बड़गाड़ी के एक्यूज हैं या बेअदबी के, वो क्या वो डेरा मुखी पे हमला नहीं करेगा दुनियावी तौर पे? तो क्या डेरा मुखी को बाहर रहते हुए सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है? और तब जब वो उस गैंग के मेन ऑपरेटिंग रीजन के अंदर रह रहा है, तो डेरा मुखी की सिक्योरिटी क्यों नहीं मांगी तुमने? वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं बढ़ाई? क्यों? क्योंकि नकली आदमी पुलिस वाले पहचान जाएंगे, चले कर किसकी रहे हैं सिक्योरिटी, भी तो आदमी है, नकली है। अब पुलिस के सामने लेके नहीं जा सकते उसको, क्योंकि अब कितने पुलिस वालों को खरीदोगे, कोई ना कोई तो खबर बाहर निकाल ही देगा। तो प्रैक्टिकली देखिए आप भी, डेरा मुखी के लिए सिक्योरिटी नहीं मांगी। डेरा मुखी जो अपने आप को बना फिर रहा है जोड़े वाला बाबा, इसने कोई स्टेटमेंट दिया भी मेरा को बंदा मारा गया है, भी मैं स्टेटमेंट दूं, भी मैं दुख व्यक्त करूं? उठा के 4 किलो प्रसाद भेज दिया होगा उसके घर पे कि ले भी बस तू खा के तसल्ली कर ले, मेरे पास मत आइयो। और आएगा भी तो बंद कमरे में चुपचाप मीटिंग करा देंगे, ठीक है जी, थोड़े बहुत पैसे पूसे सरका देंगे। अगर प्रदीप सिंह निर्दोष था तो क्या डेरा ने उसे शहीद घोषित किया? अगर प्रदीप सिंह निर्दोष था तो क्या शहीद घोषित किया? क्या डेरे ने कोई घोषणा की भी इसके परिवार की संभाल कैसे की जाएगी? महेंद्र पाल बिट्टू के परिवार का क्या हाल है किसी को मालूम है आज? गुरदेव सिंह का परिवार कहाँ स्टैंड करता है मालूम है किसी को? मनोहर लाल अरोड़ा के परिवार को कितना बैकअप मिल रहा है किसी को मालूम है? तो तुम्हारे लिए क्या साथ संगत के लोग गाजर मूली हैं भी जो मर्जी मार के आके चला जाए, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मरे वो हैं, प्रोटेक्शन तुम अपनी मांग लो, यही काम चलता रहेगा? तुम्हें अपनी, आप सोचिए मनोहर लाल अरोड़ा का जब मर्डर हुआ तब भी 45 मेंबर प्रोटेक्शन मांग रहे थे, और अब मर्डर हुआ फिर प्रोटेक्शन मांग रहे। 45 मेंबरों को किस चीज़ की प्रोटेक्शन चाहिए? 45 मेंबर प्रोटेक्शन क्यों मांग रहे हैं? उनको तो प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिली, तो कौन से 14 लोगों के लिए प्रोटेक्शन मांगी है उन्होंने? तो फिर ये प्रोटेक्शन डेरा चीफ के लिए क्यों नहीं मांग लेते आप? क्योंकि FIR में तो उनका नाम भी है। तो खैर ये चीज़ें हैं। तो बोल रहे हैं जी 7 से 9 फ़ोन बंद रहेगा। हाँ, ये जो बीच में बोलते हैं आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। अब ये खुद ही नहीं मान के राजी, आप अंदाज़ा लगाओ यूपी वाले का असर होता ही नहीं इन पे। जैसा वो बेशरम ढीठ है वैसे ये बेशरम ढीठ है। तो खैर जैसा नकटी देवी वैसे नकटे पुजारी। ग्राउंड रियलिटी से भाग के कुछ नहीं मिलने वाला। असलियत ये है कि ये जो नौटंकी चल रही है ये ऑलमोस्ट एंड के ऊपर, अरे फड़फड़ा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा करे क्या। अभी 3 दिन से मौन धारण करके बैठा था ये मोनी बाबा, और अचानक से अब नया इसको DNA याद आ गया। अभी 3 दिन बाद, 3 दिन से जश्न मनाया जा रहा था। क्यों? प्लानिंग तो खुद ही की थी मरवाने की प्रदीप सिंह को, तो उस प्लानिंग के कामयाब होने पे जश्न तो मनाया ही जाएगा। तो उस चीज़ के जश्न मनाए जा रहे थे। अभी हमने बोल दिया अभी हम लड़के आएंगे, एक्स स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी टीम की तरफ से भी लड़के आएंगे, तो एक्स स्टूडेंट्स का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया इसने। और लड़कों में इसको इंटरेस्ट नहीं है, जनानीबाज आदमी है।
तो क्या करेगा, लड़कियों से मिलकर राजी है, लड़कों का तो सामना इससे होता नहीं। और अब क्या हो रहा है, वहाँ बैठ के लिस्ट बन रही है भी कौन कौन से चापलूस हैं दिलावर जैसे जिसको बुलाया जा सके। बाकियों को बुलाएंगे तो पकड़े जाएंगे, भी चापलूस कौन कौन से हैं पहले टेस्ट करो, 100 बंदे से ऊपर बंदा नहीं आना चाहिए। तो यही चल रहा है। तो खैर आपको समझदार बनना चाहिए। ये तो क्योंकि आज मैंने ये सुना बैठ के, जो आज वाला प्रोग्राम था अभी सुना है, और इस प्रोग्राम को हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो गए होंगे, उस टाइम तो याद थे सुनते टाइम, जैसे भी होंगे बता देंगे। और एक यूपी ब्लूपर्स के बारे में आप बोलते हैं अभी ये बनाए जाएं, कई लोगों ने शायद कमेंट किया है। तो ब्लूपर्स तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको छोटे छोटे वीडियोस दिखाएंगे बारीकी से भी, जिससे आपको समझ में आए भी। नहीं, मैं मुक्तसर नहीं आया जी 10 तारीख को। इस तरह से ऐसे तो इस तरह से हम भरोसा नहीं करते पुलिस वालों पे भी। पुलिस का भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। अब वो हरचरण सिंह को पता नहीं है ना, इसलिए वो हमारे को फंसाने के लिए प्लानिंग रखता है। हो सकता है खुद ही मर्डर की प्लानिंग रखी हो और किसी बंदे को पुलिस वाला बना के फ़ोन कर दिया हो। और आजकल क्या है, जब फ़ोन आते हैं ना, तो उस फ़ोन में अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे तो उसमें एक आवाज़ आती है विद दिस कॉल इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। तो जैसे ही वो पुलिस वाला जो भी है वो फ़ोन करता है, वो रिकॉर्डर का बटन दबाता है। उसका नया नया फ़ोन है, और या पुलिस वाला है भी या नहीं, या हरचरण ही फ़ोन करवाता है, उससे पता नहीं। तो वो उसका फ़ोन बोलता है दिस कॉल इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। तो अब उसको गधे को अकल तो है नहीं भैया, थोड़ा बहुत तो समझदारी से काम ले ले। भी पुलिस कॉल रिकॉर्ड क्यों करेगी? पुलिस सम्मन भेजती है, प्रॉपर साइन होकर थाने की स्टैंप लग के आता है। और पहली बात ये भी है, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है भी क्रॉस स्टेट जो इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर रिकॉर्ड करने हो तो वो कंसर्न लोकल थाने में भेजे जाते हैं। तो वो ऐसे रिकॉर्ड नहीं होते। अभी एक कंप्लेंट मेरे खिलाफ किसी और ने भी कहीं की होगी, उसने कंप्लेंट की तो वो कंप्लेंट सिरसा थाने में आई, और सिरसा थाने ने ही मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, ना कि मुझे उस जगह दूसरे स्टेट में बुलाया गया। तो क्रॉस स्टेट जब ऐसे कोई इश्यूज होते हैं तो उसमें लोकल पुलिस, वहाँ की पुलिस मेरे लोकल थाने में वो पेपर्स भेजेगी भी इस व्यक्ति का इस मसले पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके भेज दो। ये प्रोटोकॉल होता है। इस तरह पुलिस फ़ोन करके क्रॉस स्टेट नहीं बुलाती है, सेम स्टेट में बुलाती रहती है। उसमें भी वो सम्मन भेजती है, ऐसे फ़ोनों पे नहीं बुलाती है। अगर बुलाती है आपको तो आप समझ लीजिए मैं आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, प्रॉपर सम्मन आता है। तो खैर इस बात का ध्यान रखा कीजिए। और बाकी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और ये चीज़ें हम आपको बता भी रहे हैं भी क्या क्या ये सब प्लानिंग्स चलती रहती हैं और पॉसिबल है। और हमारी ये ऑब्जर्वेशन कहती है भी इस मर्डर के पीछे एडम ब्लॉक का ही हाथ है, प्रदीप सिंह के। और यही वजह है कि बहुत सारे जो सवालों के जवाब हैं, यूपी वाले का ना बोलना, उसकी रूढ़ी का ना बोलना, डेरा की मैनेजमेंट का ना बोलना, डेरे के प्रवक्ताओं का ना बोलना, अननेसेसरी 45 मेंबरों का अपने लिए सिक्योरिटी मांगना, जैसे पहले मनोहर लाल अरोड़ा के मर्डर के टाइम पे मांगी गई थी, क्योंकि उसके बाद भगवंत मान सरकार ने वो सारी सिक्योरिटी वापस ले ली थी नई सरकार बनने के बाद। अब दोबारा से सिक्योरिटी मांगना। तो ये सब पैटर्न क्या है, सिमिलर पैटर्न्स हैं। इस पैटर्न पे अपनी जान बचाने की तो उनको ज़रूरत है, संगत चाहे मरती रहे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद इन्होंने पैसा मांगना। तो खैर पखंडियों वाला दौर दूसरा चल ही रहा है पैरेलल, दिए जगाओ ये जगाओ। और आजकल तो जो बोलने वाला माइक है उसके ऊपर भी भैया वो भगवे रंग के गोटे चढ़ाने शुरू कर दिए। भी पता नहीं इसमें से भी कौन सी किरणें निकालेगा ये। एक तरफ तो भाषण देता है, मेडिटेशन करने से शरीर में से किरणें निकलती हैं, दूसरी तरफ इसको माइक के स्टैंड के ऊपर भी भगवा रंग चढ़ाना है। तो खैर ये नकली हिंदू जो बन के आया है यूपी वाला ड्रामेबाज, तो थोड़ा इससे बच के रहिएगा। ये आप तो मरेगा मरेगा, आपको और मरवाएगा। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई सबके सामने आए। तो इस उम्मीद के साथ हजूर पिताई के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है। जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।